दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं हिंदी और गुजराती, बल्कि मैं कहूं कि गुजराती और हिंदी के एक विख्यात नाम पंकज त्रिवेदी जी। पंकज त्रिवेदी जी रचनाकार ही नहीं, एक बड़े संपादक भी हैं और विश्वगाथा नाम की पत्रिका, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका निकालते हैं त्रैमासिक रूप से हिंदी में। मैं थोड़ा पंकज जी के बारे में बता देता हूं। इनका प्रोफाइल तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं जितना संभव हो सकता है जल्दी जल्दी मैं बताने की कोशिश करता हूं। इन्होंने बीए बीएड किया है, बीए हिंदी में, हिंदी लिटरेचर से, और फिर मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में इन्होंने हिंदी से किया है, और वो माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से किया है। ये कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, संस्मरण लिखते हैं, लघुकथा, निबंध, रेखाचित्र, उपन्यास। इन्होंने पत्रकारिता भी की है, राजस्थान पत्रिका और अखंड राष्ट्र लखनऊ और मुंबई में। इनके शौक हैं पठन पाठन, फोटोग्राफी, प्रवास, साहित्यिक शिक्षा और सामाजिक कार्य। इनके बहुत सारी पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं अगर कहूं तो जितना मैं बता सकता हूं अभी, 1982 में इनका संप्राप्त कथा लघुकथा संपादन गुजराती में है। 1996 में भीष्म साहनी की श्रेष्ठ कहानियों का इन्होंने हिंदी से गुजराती में अनुवाद किया है। 1998 में इन्होंने अगनपथ लघु उपन्यास हिंदी में लिखा। 1998 में ही इन्होंने आगिया माने जुगनू रेखाचित्र संग्रह जो है वो गुजराती में इनका प्रकाशित हुआ है। 2002 में दस्तखत सूक्तियां माने गुजराती के जो सूक्तियां हैं उनका संकलन इनका प्रकाशित हुआ है। 2004 में माछली घरमा मानवी ये कहानी संग्रह गुजराती में है। 2005 में झाकलना बूंद यानी ओस के बूंद कथा का इन्होंने संपादन किया है गुजराती में। 2007 में सामिप्य जो एक्चुअली स्वतंत्र सेना के लिए आजादी की लड़ाई में जो सूचना देने वाली महिला थी, उषा मेहता, उषा मेहता अमेरिकन साहित्यकार नॉर्मन मेलर और भीष्म साहनी की मुलाकात पर आधारित ये संग्रह है। 2008 में मर्म वेद निबंध संग्रह का गुजराती में प्रकाशन हुआ है। फिर 2010 में झरोखा निबंध संग्रह हिंदी में, इसे साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। 2012 में घुघू बुलबुल और हम निबंध संग्रह गुजराती में। 2013 में मत्स्य कन्या और मैं ये इनका हिंदी कहानी संग्रह है। 2014 में इनका एक कविता संग्रह आया है, हाँ तुम जरूर आओगी। और उसके अलावा इन्होंने इनकी और भी रचनाएं हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहा हूं। 14 में मैंने बताया हाँ तुम जरूर आओगी कविता संग्रह इनका प्रकाशित हुआ है। 2017 मन कितना वितरागी ये चिंतात्मक निबंध संग्रह, इस पर मैं बातचीत करूंगा अभी कि ये चिंतात्मक निबंध संग्रह क्या होता है। 2019 में बंद मुट्ठी लेखिका हंसा दीप के हिंदी उपन्यास का इन्होंने गुजराती अनुवाद किया है। इनके रचनाओं का प्रसारण भी हुआ है आकाशवाणी में 1982 से निरंतर गुजराती और हिंदी में। दस्तावेजी फिल्म 1994 गुजराती के जाने माने गुजराती कविश्री मीन प्यासी के जीवन कवन पर फिल्माई गई दस्तावेजी फिल्म का इन्होंने लेखन भी किया है। निर्माण दूरदर्शन केंद्र राजकोट में, प्रसारण राजकोट, अहमदाबाद और दिल्ली दूरदर्शन से कई बार ये इनकी रचनाएं प्रसारित हुई हैं और इनके
द्वारा जो दस्तावेजी फिल्म वगैरह है उसका प्रसारण हुआ है। ये स्तंभ भी लिखते रहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, जय हिंद, जनसत्ता, गुजरात टुडे, गुजरात मित्र, फूल छाव, गुजरात मित्र। विश्वगाथा के बारे में मैंने बताया था कि विश्वगाथा इनकी एक पत्रिका भी है, और जो विश्वगाथा इनका एक प्रकाशन संस्थान भी है, जिसमें गुजराती हिंदी पुस्तक प्रकाशन में 45 से ज्यादा अब तक किताबें ये प्रकाशित करते हैं। इनको सम्मान मिला हिंदी निबंध संग्रह झरोखा को हिंदी साहित्य अकादमी के द्वारा 2010 का पुरस्कार। सहस्त्राब्दी विश्व हिंदी सम्मेलन में तत्कालीन विज्ञान टेक्नोलॉजी मंत्री श्री बच्ची सिंह राउत के द्वारा इनको सम्मान मिला है। त्रिशुगधि साहित्य कला एवं संस्कृति संस्थान पाली राजस्थान के द्वारा साहित्य रत्न सम्मान मिला है 2015 में। कवि कुलगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर सम्मान 2016 भारतीय वाङ्मय पीठ कोलकाता द्वारा। साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान 2017 शब्द प्रवाह साहित्यिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक मंच उज्जैन द्वारा। साहित्य चेतना सम्मान अभिमंच संस्था नई दिल्ली द्वारा 2018 में। मन कितना वीतरागी निबंध संग्रह को अखिल भारतीय अंबिका प्रसाद दिव्य स्मृति प्रतिष्ठा पुरस्कार 2019 में। शिवोहम साहित्यिक मंच कानपुर के द्वारा शिक्षक साहित्यकार अलंकरण पुरस्कार 5 सितंबर 2019 को। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि इनके पिता जो थे वो कवि थे, और बड़े भाई का गुजराती साहित्य में जाना पहचाना नाम है। पिता का नाम इनके अमृत त्रिवेदी और भाई हर्षद त्रिवेदी, ये पूर्व महामात्र हैं गुजरात साहित्य अकादमी गांधीनगर में। इनकी भाभी भी जो हैं वो भी एक साहित्यकार हैं, चर्चित साहित्यकार। उनका नाम है बिंदु भट्ट। आंखें पातर साहित्य अकादमी दिल्ली पुरस्कार जिनको मिल चुका है इनकी भाभी जी। इतना तो मैंने इनके बारे में बता दिया है। अब बाकी थोड़ा हम बातचीत करते हैं। पंकज जी, ये बताइए कि इतना सब कुछ लिखना और इतना सब कुछ सम्मान पाना और निरंतर लिखना, पत्रिका भी निकालना, ये सब आप कैसे कर पाते हैं? पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। हाँ, और हमारे दोस्तों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार जी। मुझे आपके इस मंच पर बातचीत के लिए निमंत्रण देने के लिए पहले तो मैं आदरणीय अरविंद जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, और बहुत सारे जो हमारे साहित्यकार मित्र हैं उनकी निरंतर मुझे प्रोत्साहन मिलता रहता है। असल में मैं अपने बारे में कुछ कहूँ लेखन के बारे में, तो मैं एक अंगड़ साहित्यकार हूँ। ऐसा साहित्यकार हूँ जो अपने बलबूते पे आगे बढ़ा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कोई मछली पानी में तैरती है तो ना लहरों पर उछलती है और ना गहराई में जाती है, तो मध्यम मार्ग जो है वो मैंने चुना है। और मेरा पारिवारिक जो माहौल है वो बिल्कुल साहित्यिक है, इसीलिए मुझे साहित्य में रुचि शुरू से हुई, और उसके बाद धीरे धीरे देखते देखते ही सीखता गया। और घर में किताबें पत्रिकाएं बहुत सारी आती थी, और लगभग 32 साल से मैं गुजराती में साहित्य में काम किया, अखबारों में कॉलम लिखे, और सारी विधाओं पर मैंने अपना जो भी प्रदान मेरे से हो पाया मैं किया है। और पिछले लगभग 22 साल से मैं हिंदी में अपना कदम रखा है, और हिंदी साहित्यकारों ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहन दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी में जब मैं पहली बार मेरा आने का जो एक अनुवाद कहानी का करना था मुझे, उस संदर्भ में भीष्म साहनी की एक कहानी मैंने पढ़ी थी, और वो कहानी बबली नाम की थी, जो मुझे बहुत पसंद आई थी। और वो कहानी मैंने अनुवाद कर लिया, और यहाँ गुजराती में जो जनसत्ता अखबार जो आता है उसमें अनुवादों की एक पूरी एडिशन निकलती थी, उसमें वो अनुवाद छप गया। मैं इतना परिपक्व नहीं था, मगर किसी ने मुझे बताया कि पंकज जी, अगर आपने किसी के कहानी का अनुवाद किया है तो आपको
अनुमति लेनी चाहिए। और मैंने अनुवाद ऑलरेडी कर लिया था और वो छप भी गया था। फिर कहीं से भीष्म जी का मैंने एड्रेस ढूंढा और उनको पत्र लिखा और उसकी फोटोकॉपी भेजी और माफी मांगी कि मैंने आपकी अनुमति के बगैर इस कहानी का अनुवाद कर लिया है। मगर उनके बहुत ही बड़े आशीर्वाद मुझे मिलते रहे और हम दोनों के बीच में हमेशा, उस टाइम तो पोस्ट कार्ड लिखते थे हम लोग, और कई बार भीष्म जी पोस्ट कार्ड नंबर 1 और पोस्ट कार्ड नंबर 2, तो कई बार ऐसा होता था कि डाक में 2 नंबर का पहले मिलता, फिर 1 नंबर का वेट करो और दोनों मिला के पढ़ो। तो ये सारी चीजें होती थी, मगर उन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्रोत्साहन दिया और इस वजह से मैं अनुवाद के जरिए हिंदी साहित्य की ओर आगे बढ़ा। फिर आपने हिंदी में मौलिक लेखन भी शुरू किया ना, कहानियां लिखी आपने, कविताएं लिखे आप। जी 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 बिल्कुल। तो असल में ये हुआ कि मौलिक लेखन में ऐसा हुआ कि यहाँ मेरे शहर में एक बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर है, शांताबेन देसाई ताई करके, वो अनाथ आश्रम चलाते और उनके पूरा जीवन उसी में गया है। तो उनके बारे में मैंने एक लेख लिखा था और मैं शुरू से हमेशा मेरे मन में रहा है कि कोई भी बड़ी पत्रिका है उससे ही शुरुआत करें। तो मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में मैंने वो लेख भेज दिया और मृणाल पांडे उस वक्त तंत्री संपादक थी। तो जैसे ही वो लेख गया तो उनका कुछ दिनों के बाद एक पत्र आया। उन्होंने मुझे बताया कि पंकज जी, आप तो गुजरात से है और गुजराती भाषी होते हुए इतनी अच्छी हिंदी में आपने पूरा लेख मुझे भेज दिया है। लेख और उसकी जो मैटर था वो तो बहुत ही बेहतरीन था क्योंकि सत्य घटना पर था, मगर वो मेरी थोड़ी बहुत जो हिंदी थी उससे प्रभावित हुए। उन्होंने मुझे ये कहा कि पंकज जी, आप आगे लिखते रहिए और हिंदी में आपकी जैसे लोगों की जरूरत है जो 2 भाषाओं को जोड़े। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि भाषाओं को जोड़े, ये शब्द मुझे बहुत आ गया। मुझे लगा कि नहीं, ये काम करना चाहिए। जो आदान प्रदान है 2 भाषाओं के बीच में या 3 भाषाओं के बीच में, तो ये होना चाहिए। और यही प्रोत्साहन मुझे मृणाल पांडे से भी मिला। और साप्ताहिक हिंदुस्तान में जब मेरा पहला आर्टिकल छपा तो मैंने पहली बार मेरे पिताजी से कहा कि पापा, मेरा गुजराती में तो ठीक है मगर हिंदी में भी मेरा लेख। और 400 रुपये उस वक्त मुझे पारिश्रमिक मिला था और मेरा बैंक अकाउंट नहीं था और मैंने फिर बैंक अकाउंट खुलवाया और वो चेक भर दिया। अच्छा, एक बात बताइए कि मौलिक लेखन तो आपने किया, कविताएं और कहानियां, ये मेरे दिमाग में एक सवाल है कि ये जो उषा मेहता हैं जी, ये इस पर जो आपने जो किताब लिखी है, ये उषा मेहता के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के अंदर ये जिज्ञासा होगी कि उषा मेहता का जीवन क्या था। उषा मेहता एक्चुअली ये, हाँ, उषा मेहता हमारी जो आजादी के समय की जो लड़ाई थी, हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने मतलब शहीद भी हुए और बहुत सारे कार्यकरों ने काम भी किया था अपने देश को आजादी देने में। उस वक्त उषा मेहता जी जो है वो बेसिकली गुजराती थी, मगर उन्होंने जो अंडरग्राउंड अंग्रेजों से बचकर जो हमारे हिंदुस्तानी लोग जो कोई भी काम करना चाहते थे, उसमें जो हैम रेडियो करके एक लोकल रेडियो होता था और लोकल रेडियो के हिसाब से वो लोग एक दूसरे को सूचना देते थे। जैसे हम लोग वोकी टोकी के बोलते थे, इस प्रकार की वो एक प्रकार का रेडियो है। वो उसका एक सीमित दायरा होता था उसका प्रसारण का भी। तो उस रेडियो के माध्यम से उषा मेहता जो है वो उद्घोषक थी और उन्होंने अपने जो भी क्रांतिवीर थे उनको सूचना देने के लिए वो उसमें काम करती थी और उसमें वो पकड़ी भी गई, जेल में भी गई। ये सारी चीजें उनमें उनका जो संघर्ष है वो पूरा एक बहुत ही लंबा इंटरव्यू हिंदी में था, जो गुजराती में मैंने उसको एक किताब में संजो के रखा। ये अमेरिकन राइटर ने भी तो इनका शायद इंटरव्यू वगैरह लिया है, नॉर्मन मेलर, यस, इनका भी इंटरव्यू है। उनका इंटरव्यू था वो एक्चुअली वो भीष्म साहनी जी ने लिया था और वो इंटरव्यू भी बहुत बड़ा था और उसमें उनकी जो उपन्यास है उस पर बहुत लंबी चर्चाएं हैं।
और वो भीष्म जी ने मुझे जब बताया तो उनके कहने से ही मैंने उसको गुजराती में लिया। और गुजराती की बहुत नामी पत्रिका है अकादमी की शब्द सृष्टि, उसमें छपा भी था। तो इस प्रकार से मैंने नॉर्मन मेलर, भीष्म साहनी का भी एक इंटरव्यू लिया गया था, वो भी दीर्घ इंटरव्यू था, और ये उषा मेहता, ये तीनों का एक संकलन करके एक किताब कर ली थी मैंने। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मैं देख रहा था कि आपने निबंधों की किताब कई लिखी है, गुजराती में भी और हिंदी में भी जी। तो ये निबंध और आलेख में मतलब जरा मैं समझना चाहता हूँ, और मेरे बहुत सारे और मित्र दर्शक भी समझना चाहते होंगे। एक तो निबंध होता है जो हम लोगों को बचपन में कहा जाता है कि गाय पर निबंध लिखो, दोस्त पर निबंध लिखो, और एक होता आलेख मन, यानी कि जिसको बोलते हैं हम टिप्पणी करते हैं, या मान उसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। ये जो आपका निबंध है वो किस तरह का है? और निबंध में ऐसा है कि वो ललित निबंध है। निबंध में बहुत सारे प्रकार है, आप भी जानते हैं। तो उसमें ललित निबंध भी है, प्रकृति निबंध भी है। इस प्रकार से 4-5 प्रकार के निबंध होते हैं। और व्यक्ति पर आधारित भी निबंध होता है। किसी व्यक्ति के आधार पर भी आप उस पर एक पूरा का पूरा एक कैरेक्टर आपके सामने है, और उसकी जो भी शख्सियत की हैसियत से उसको अगर आप समाज के सामने रखना चाहते हैं तो उसको एक निबंध का स्वरूप आप दे सकते हैं। निबंध में मुझे जहां तक ललित निबंध में मुझे ज्यादा, और प्रकृति निबंध वो मेरे बहुत ही प्रिय है। निबंध विधा वैसे भी बहुत कम लिखी जाती है, कहानियां और कविताएं बहुत लिखी जाती है, मगर निबंध, एक तो निबंध में जो है और जो आसपास का जो माहौल है और जिस कथानक पर आप जा रहे हैं, जो बात आपके कहने में जो आ रही है, वो जो बात है, मान लीजिए कि हम घर से निकले हैं और घर से निकलते ही अगर आपको कुछ, मान लीजिए कि आंगन में कोई पौधा है या फूल है, वहां से प्रकृति की बात शुरू होती है। तो मैंने एक निबंध लिखा था मेरे गांव जाने का। तो मैं गांव की ओर जा रहा हूं, एक इसी प्रकार की मेरी यात्रा, और मैं रास्ते में देखता जाता हूं कि खेत है, लोग मिलते हैं, किस प्रकार से उनके पहनावे है, उनके रीत रिवाज की कुछ चर्चाएं होती है। ये सारी चीजें किसी को देखकर हमको कोई पुरानी घटना याद आ जाती है, उसका भी वर्णन बीच बीच में हो जाता है। तो मतलब चलते हुए आपको उस मिट्टी की सुगंध भी मिलती है। उस मिट्टी जब हमारे पैरों तले आती है तो हमें ये पता चलता है कि चलो, इस मिट्टी के साथ हमारा जो जुड़ाव है, उसका जुड़ाव भी हम लिखते हैं। तो ये प्रकृति के साथ जो आपका तादात्म्य है, उस तादात्म्य को मैंने निबंध में पिरोया है। हर चीज को, चाहे वो गांव का कुआं हो या तालाब हो, पोखर जिसको कहते हैं, तो वो हर चीज मैंने अपने निबंधों में लिया है। जी। ये आपका एक संग्रह जो है वो गुजराती में जो माछली घरमा मानवी, माछली घरमा मानवी, जी हाँ, और मत्स्य कन्या और मैं, ये हिंदी में। तो क्या दोनों में कोई तादात्म्य है, दोनों में कोई संजोग है कि दोनों एक ही हैं? नहीं, दोनों अलग हैं। वो माछली घरमा मानवी यानी कि मछली घर में इंसान हम कह सकते हैं हिंदी में। वो एक कॉलम था मेरा, और वो कहानी का कॉलम था जनसत्ता में, गुजराती जनसत्ता अखबार में। वो मेरा हर रविवार को वो कॉलम आता था। उसमें मुझे एक कहानी लिखनी होती थी, और उसका ये नाम दिया गया था कि माछली घरमा मानवी। मतलब ये था कि कोई भी मछली जो है वो मछली घर के अंदर रहती है, असल में वो उनका घर नहीं है। उनके लिए तो बहुत ही बड़ा समंदर या दरिया बोलते हैं, तो उसमें उनको रहना होता है। मगर जब आप एक्वेरियम में उसको बंद कर देते हैं तो उनकी दुनिया सीमित हो जाती है। तो ये जो इंसान की जो मजबूरियां हैं जीवन में, और वो मजबूरियां और उनकी आपाधापी जीवन के साथ, और वो जो तालमेल बिठाता है अपने जीवन संघर्ष में, वो सारी चीजें, इस प्रकार की कहानियां हर रविवार को मैं देता था।
और वो जनसत्ता में पहले 2 साल चली। उसके बाद मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि ये मोनोटोनस होने लगा है, मैं जिस प्रकार से लिख रहा हूँ, मुझे खुद को भी आनंद नहीं आ रहा था। तो मैंने संपादक को बताया कि मैं अब लिखना नहीं चाहता। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि पंकज, ये स्तंभ लिखने के लिए तो लाइन लगी है और तुम मना कर रहे हो। तो मैंने कहा हाँ, मुझे लिखने का जब आनंद मुझे ना आए तो पाठकों को नहीं आएगा। तो मैंने ब्रेक ले लिया। उसके बाद उन्होंने निरंतर मेरी जगह रखी और उन्होंने निरंतर मुझे फोन करते करते बोले कि कब लिखोगे, कब लिखोगे। मगर 4-6 महीने के बाद ऐसा हुआ कि मैंने उनको फोन कर दिया कि कहानी लिखने का मन हुआ है। तो उन्होंने कहा भेज दो, और फिर 2 साल चली। तो ये मुझे ये लगता है कि एक रचनाकार को समझ लेना चाहिए कि जब आपको स्तंभ मिलता है तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि वो आप जिम्मेदारी से लिखें और पाठकों को भी उसमें रुचि रहे। ऐसा ना हो कि आप अखबार के ऊपर बोझ बन जाओ। आपको कहाँ रुकना है ये पता चल जाना चाहिए, जहां तक मेरा अनुभव है, और मैंने ये करके दिखाया है। जी सर। ये बड़ा अद्भुत है। मतलब कि जैसे मैं भी कहानियां लिखता हूं, तो एक कहानी लिखने में तो छक्के छूट जाते हैं। जी। मतलब इस तरह से छूट जाते हैं कि एक कहानी लिखते लिखते 4 महीने, 5 महीने, साल भर से एक कहानी ऐसे ही पड़ी हुई है, एक ड्राफ्ट के। आप हर हफ्ते कहानी कैसे लिख लेते हैं? नहीं, इसमें ऐसा होता है। मंटो के बारे में मैंने पढ़ा था कि वो रोज एक कहानी लिखते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये है सर, मुझे लगता है कि अगर मंटो हर रोज एक कहानी लिखते थे, इसका मतलब ये है कि असंभव कुछ भी नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जीवन में एक समय आता है, हमारे गुजराती में बोलते हैं कि एक दशको आवे छे, यानी कि एक दशक आपके जीवन में ऐसा आता है कि जिसमें आप फुल फ्लो में लिख सकते हैं। मतलब आपकी वैचारिक जो मानसिकता होती है वो इतनी फुल फ्लो में जाती है, आप हर घटना को, हर छोटी छोटी चीजों को इतना बारीकी से इसका निरीक्षण करते हैं। और जब आप लिखना, मतलब जो शुरुआती दौर होता है या बीच में कोई ऐसा दौर आ जाता है कि जिसमें आपके पुरुषार्थ के साथ, आपके लेखन के साथ और आपके नसीब के साथ, ये तीनों होना चाहिए। क्योंकि बहुत अच्छे राइटरों को मैंने देखा है कि अखबारों में या अच्छी पत्रिकाओं में जगह नहीं मिलती। तो नसीब को भी मैं मानता हूं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आपका समय होता है तब आपको जो काम करना है वो कर लेना चाहिए। आज के दौर में अगर मुझे कोई कहे कि आप मुझे एक हफ्ते में एक कहानी दो, तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, वो मेरा काम नहीं होगा। तो जो समय आपको मिला है और ईश्वर ने आपको उसी समय के लिए दिया है, तो उस समय का पूरा उपयोग कर लेना चाहिए। ये अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात बढ़ाते हैं। जी। जो आज के समय में गुजराती साहित्य है, और वैसे तो मैं गुजराती में ओरिजिनल तो मैंने नहीं पढ़ा, अनुदित पढ़ा है, और इधर उधर से मेरे पास जानकारी है। तो ये जो गुजराती साहित्य है आज किस स्थिति में खड़ा है वहां? ठीक। नहीं, गुजराती साहित्य अपने आप में एक बहुत ही ऊंचे मुकाम पर पहले भी था, आज भी है। और उसमें मैंने कभी ये नहीं देखा कि उसमें कहीं उतार है, चढ़ाव है, ऐसे कोई बात नहीं है। बहुत ही सक्षम और बहुत ही बड़े गुजराती राइटर्स मिले हैं और उसमें बहुत सारे ज्ञानपीठ लेने वाले साहित्यकार भी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। गुजराती साहित्य और गुजरात की संस्कृति, भारत में गुजरात की संस्कृति के बारे में मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, बहुत तो लोग जानते हैं। और गुजराती भाषा आज नंबर 2 पर आ गई है दुनिया में, कि अंग्रेजी के बाद गुजराती लोग हर जगह पे फैले हुए हैं देश दुनिया में। तो गुजराती भाषा का जो कल्चर है, यहाँ की संस्कृति जो है वो इतनी व्यापक है, इतनी इसमें गहराई भी है। और यहाँ की प्रादेशिक जो भाषा और यहाँ की लोक आंचलिक जो कथाएं हैं, जिसे लोक साहित्य भी हम कह सकते हैं, उसमें भी बहुत सारी शौर्य कथाएं हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं कि गुजराती साहित्य आज भी उसी रफ्तार में जा रहा है। और नई पीढ़ी जो आ रही है वो तो बहुत ही बेहतर काम कर रही है। जैसे कन्हैयालाल मुंशी
हमारे हो गए तो उन्होंने ऐतिहासिक बहुत ही बड़े बड़े उपन्यास लिखे। उमाशंकर जोशी बहुत ही बड़े विद्वान कवि जो हो गए। हमारे अभी जो वर्तमान में रघुवीर चौधरी बहुत ही बड़ा नाम माना जाता है, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले। पन्नालाल पटेल बहुत ही अच्छे उपन्यासकार और कहानीकार। पन्नालाल पटेल तो सिर्फ 4th स्टैंडर्ड पढ़े थे, इससे ज्यादा पढ़े भी नहीं थे, मगर ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गुजराती साहित्य इतना व्यापक और इतना सक्षम है कि देश दुनिया, और आपने देखा होगा कि टीवी माध्यम में आजकल गुजराती सीरियलों का अंबार लगा हुआ है। तो जो गुजराती कल्चर है, गुजराती कथाएं हैं, गुजराती कहानियां हैं, उस पर आधारित बहुत सारी फिल्में बनी और टीवी और आधुनिक जो भी संसाधन है उन्होंने पूरा पूरा उपयोग किया है। मैंने ये सवाल इसलिए भी आपसे मतलब पूछा और मैं जानना चाहता हूँ जी कि गुजरात की अपनी एक पारंपरिक संस्कृति है और गुजरात का अपना एक सामाजिक ताना बाना रहा है। आजकल उसमें काफी परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, यानी सामाजिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी। हाँ। तो क्या आज के साहित्यकार जो है वो इन चीजों को अपनी रचनाओं में मतलब ला रहे हैं कि अपनी परंपरागत साहित्य की ही रचना कर रहे हैं? नहीं, परंपरागत साहित्य से आज की जो नई पीढ़ी है वो परंपरागत साहित्य से काफी आगे बढ़ गई है। और वर्तमान की जो स्थिति है देश की, दुनिया की और गुजरात की, उन सारी चीजों को चाहे वो व्यंग के जरिए, व्यंग कविताओं के जरिए या अपने लेखों के माध्यम से या कहानियों में भी, इस प्रकार से वो लिखने की हिम्मत भी रखते हैं। सरकार के संदर्भ में भी लिखते हैं, सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठानी है तो वो भी बड़ी हिम्मत से काम करते हैं लोग, और बहुत अच्छे साहित्यकार बहुत ही ऑनेस्टली वो काम कर रहे हैं और इसमें दो राय नहीं है। मगर नई पीढ़ी के पास अभी जो भी चल रहा है उसमें थोड़ा अनुभव के साथ साथ वो लोग परिपक्व हो जाएंगे। तो मैंने कुछ नए पत्रकार मित्र भी है जो कवि भी है, तो उन लोगों को मैंने देखा है और समझ रहा हूं मैं उनको। तो वो गुजराती परिवेश जो है, चाहे वो राजनीति का हो, सामाजिक घटनाओं का हो, वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से अपनी रचनाओं में पिरोते हैं। तो ये समाज के साथ जुड़ना, वो साहित्य तो समाज से ही निकलता है ना। हाँ, अच्छा ये बताइए कि जब आप, क्योंकि हिंदी और गुजराती दोनों में आप एकदम सिद्धहस्त हैं, हिंदी साहित्य से गुजराती साहित्य को का, हालांकि तुलना उस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो हिंदी साहित्य और गुजराती साहित्य में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? नहीं, गुजराती साहित्य वैसे तो हर भाषा का अपना अपना प्रदेश और अपने प्रदेश में उसके महत्व बहुत बड़ा होता है। और गुजराती मान लीजिए मेरी मातृभाषा है, इसीलिए मैं स्वाभाविक है कि मुझे उससे लगाव होगा। मगर हिंदी साहित्य देश दुनिया तक पहुंच गया है। हिंदी भाषा हर देश में बोली जाती है और इससे बहुत बड़ा व्यापक आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि जहां पर आप अपनी बात कह सकते हैं। गुजराती भाषा की एक मर्यादा ये है कि न केवल गुजरात में, मगर प्रदेश में रहते गुजराती भी उसको समझते हैं। मगर हिंदी भाषी लोगों के पास पहुंचना है अगर हमें, और प्रदेश में अगर हमको पहुंचना है, तो हमें दूसरी भाषा का सहयोग लेना ही पड़ेगा, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे मराठी हो, गुजराती हो। हर भाषा के प्रति हमें सकारात्मक अभिगम से जाना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि मुझे गुजराती साहित्य में काम करते करते कई बार मुझे अन्याय भी हुआ और कई बार मुझे रुकना भी पड़ा। तो मुझे लगा कि मुझे एक व्यापक एक फील्ड चाहिए जहां पर मैं अपनी बात कह सकूं, और मैं हिंदी साहित्य में आया।
उसके पीछे बहुत सारी बात भी है, मैं बाद में बताऊं आपको। जी। अ, जैसे अगर देखा जाए तो जैसे गुजराती साहित्य है, बंगाली साहित्य है, मराठी साहित्य है, साउथ जी। के जैसे मलयाली है और तमिल साहित्य है, कन्नड़ साहित्य है, जी। हिंदी साहित्य को जो मैं चूंकि जानता हूँ, हिंदी साहित्य का जो जो भाषा का सवाल है वो हर 20 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। जैसे अवधी है, भोजपुरी है, जी। मैथिली है, जी। और इसमें भी लोग लिख रहे हैं। तो क्या जी। गुजरात में भी गुजराती भाषा के अलावा भी कुछ और भाषाएं हैं जिनमें लिखा जा रहा है? नहीं, गुजराती में भाषाएं असल में ये है कि गुजराती तो गुजराती भाषा ही है, इसमें कोई और दूसरी भाषा नहीं है, मगर लोक बोली जिसे कहते हैं, जैसे आपने कहा कि भोजपुरी है, तो वो एक प्रांत, एक प्रदेश तक वो सीमित रह जाता है, मगर वहां से गया हुआ बाहर कोई भी व्यक्ति गया है तो वो बाहर बैठ के भी समझ सकता है। ऐसे ही गुजरात में गुजराती की जो प्रादेशिक भाषाएं है वो हर प्रांत की अलग अलग है, हर जिले की अलग अलग है, और वो वहां की जिसे कहते हैं ना कि एक आवाज, जो कोई शब्द बोलते हैं तो उसका एक टोन होता है, तो वो टोन के हिसाब से उनकी प्रादेशिकता वो निखर कर आती है। तो लिखने में तो ऐसी कोई लिपि नहीं है कि जो अलग प्रकार की भाषा लिखे, मगर हम जैसे कहते हैं कि चलेगा, हिंदी में कोई कहेगा कि चलेगा, तो शिष्ट भाषा गुजराती में अगर कहेंगे हम चाल से, मगर गांव की देहाती भाषा में उसी शब्द को आप बोलेंगे तो हाल से बोले, तो हाल से, चाल से और चलेगा, तो एक ही शब्द वो जो गांव के लोग हैं वो हाल से बोलते हैं, और हमारे जो शिष्ट भाषा में उसको चाल से शब्द से बोला जाता है। आप जो विश्वगाथा आपकी पत्रिका है, आप 13 सालों से इसे निकाल रहे हैं लगातार। मैंने 2013 से निकाल रहे हैं, 13 साल से नहीं, 2013 से निकाल रहे हैं। हाँ। और ये अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है, तो मुझे बताइए कि ये मतलब इसको शुरू आपने क्या मतलब लोकल स्तर पे किया था, मतलब या देश के स्तर पे किया था, या आपकी योजना थी इसे मतलब एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म देने की? असल में बात ये हुई कि मैं हिंदी साहित्य में आया और ये पत्रिका निकालना, ये दोनों चीजें एक साथ हुई थी मेरे मन के अंदर, वो विचार पहले से ही था। हिंदी में मुझे काम करना है और उसके साथ भविष्य में एक पत्रिका निकालनी है, ये विचार पहले से था। और दूसरी बात ये है कि आपने जैसे मेरे परिचय में बताया कि मेरे बड़े भाई साहब गुजरात साहित्य अकादमी में महामात्र थे, तो हमारे परिवार की एक रस्म रही है कि हमारे परिवार के कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर हो तो उस पद के अंतर्गत हमारे परिवार में कोई उसका कोई लाभ नहीं लेता। तो अकादमी में मेरे भाई साहब थे, तब हम लोग, मान लीजिए कि मेरी गुजराती में चाहे कितनी भी किताब आई हो तो पुरस्कार के लिए मैं वहां किताब नहीं बेच सकता। अकादमी की जो पत्रिका थी उसमें मेरे कोई कहानी या लेख या कविता कुछ भी छपेगा नहीं, ये हमने स्वयं बनाई हुई हमारी शिस्त थी पारिवारिक। मेरी भाभी जी अगर लिखती है और इनका इतना उनको अकादमी पुरस्कार मिला है, फिर भी भाई साहब जब तक संपादक थे तब तक उनकी कोई रचना वहां पर छपी नहीं। तो ये हमने स्वयं अपना नियम बना लिया था। मगर बात ये हुई कि दूसरा ये था कि गुजराती कोई कार्यक्रम में मैं अगर कहीं भी जाता तो मेरे परिचय के साथ एक अंतिम लाइन जुड़ जाती कि गुजरात साहित्य अकादमी में हर्षद त्रिवेदी है, उनके छोटे भाई। ये चीज मेरे लिए गर्व की बात है, मगर मुझे ओवरऑल ऐसा लगा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरी अपनी भी एक पहचान है और भाई साहब का नाम हर बार जुड़ता जाए तो वो ठीक नहीं लगता था। ये भी कारण था कि मेरी भाभी जी हिंदी की अध्यापिका रही है, तो उनके साथ जब हम लोग घर में कभी कभी बात करते थे तो हिंदी के साथ हमारा जुड़ाव रहा। वो हिंदी किताबें पढ़ती थी, हिंदी में पीएचडी किया, वो सब। तो उस वजह से गुजराती और हिंदी दोनों किताबें हमारे घर में रहती थी और हिंदी पढ़ना मेरा शौक था। तो हम लोग
मैं धीरे धीरे इसीलिए हिंदी में चला गया और मैंने ये सोचा कि गुजराती साहित्य में अगर मैं रहा तो मेरे भाई की जो परछाई है एक पहचान में, उससे मुझे थोड़ा सा अपनी खुद की पहचान बनाने में काम आएगी। और हिंदी में आना मेरे लिए थोड़ा ये भी मुझे लगा कि मैं ये जरूरी समझता हूँ। और पत्रिका, मेरे मन में एक बात ये भी थी कि मैं प्रदेशों को जोड़ने के लिए और दूसरे प्रदेशों में, जैसे कि असम से अभी हमारे साथ पूरे देश के सभी राज्यों से रचनाकार हमारे साथ जुड़े हैं, तो चाहे वो साउथ के हो, महाराष्ट्र में हो, चाहे बंगाल में हो, कहीं से भी हो, तो उन सभी साहित्यकारों को जोड़ना और उसके साथ उनकी संस्कृति को समझना, ये अगर मुझे करना है तो पत्रिका मेरे पास होगी तो मैं बहुत सारी कुछ चीजें मैं जान सकता हूँ, उसको नजदीकी से समझ सकता हूँ। तो ये मेरे मन में था और मैंने पत्रिका आरंभ कर लिया उसका। और हिम्मत तो पत्रिका चलाने के लिए होती है। शुरू में बहुत ही स्ट्रगल किया और अब थोड़ा स्थिरता भी आ गई है। मगर 7 साल पूरे हो गए विश्व गाथा को। अभी जनवरी का अंक आएगा, वो 8वां साल होगा। तो इसमें मतलब सहयोग लोग करते हैं, विज्ञापन वगैरह मिल जाते हैं आपको, और तभी तो निरंतरता बनी रहती है। नहीं, इसमें सदस्यता पर आप निर्भर नहीं रह सकते। और सदस्य बनने के बाद भी मेरी थोड़ी मेरी नाराजगी तो मैं नहीं कहूंगा, मगर कुछ अनुभव ऐसे हुए हैं कि मान लीजिए कि कोई सदस्य बनता है तो उसके पीछे उनका साहित्य प्रेम ही है, ऐसा मानना मतलब अनुचित है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सदस्यता लेने के लिए उनकी मंशा ये रहती है कि मेरी रचना छपेगी। अब मैंने कभी इस प्रकार के विचार कभी देखे नहीं थे, और मैंने बीच में लिखा भी था, फेसबुक में बहुत खुलकर लिखा था कि कुछ पत्रिकाएं जो ऐसी है कि जो पैसे लेकर रचनाएं छापती है, और मैं खुलकर लिखता भी हूँ क्योंकि मैंने कभी पैसे ना लिए हैं, मैं लेने वाला नहीं हूँ। मेरा मन तो ये कहता है कि हर रचनाकार की रचना छापने के बाद उसको पारिश्रमिक देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। मगर उस हालत में अभी हम नहीं है, इसलिए मैं पारिश्रमिक नहीं दे पा रहा हूं। इसका मुझे मलाल है, दुख है। मगर जो लोग ये काम कर रहे हैं उसके खिलाफ मैं हूं। और जो रचनाकार सिर्फ रचना छपवाने के लिए भेजते हैं या मैं सदस्यता लेते हैं, मुझे वो चीज भी पसंद नहीं। मैं चाहूंगा कि बहुत ही भले ही कम सदस्य हो, मगर उनका पहला प्रेम साहित्य से होना चाहिए, नहीं कि अपनी रचना छपवाने के लिए। तो ये जो अंतर है ना, वो, और मैंने गुजराती साहित्य में कभी भी ये नहीं अनुभव किया, मैंने कभी ना तो सुना है कहीं से कि पैसे लेकर कोई पत्रिका रचना छापते हैं। ऐसा गुजराती साहित्य में कभी नहीं सुना। तो जब मैंने हिंदी में ये सुना तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। ये साहित्य के प्रति इनकी प्रीति है, इनका उत्तरदायित्व है, ये भाषा प्रेम है, या फिर कमाई करने का एक जरिया है। अच्छा, ये बताइए एक सवाल और, आप अपनी कविताएं भी कुछ सुनाएंगे? हाँ, मैं, आप इजाजत दे तो मैं 1-2 कविता सुना दूं आपको। नहीं, उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी सर। सवाल मेरा ये है कि जैसे आजकल की जो स्थिति है साहित्य की और प्रकाशन की और किताबों के छपने छपाने की, जी, जो मेरा खुद का अनुभव है कि एक साहित्यकार या एक रचनाकार जो है वो सिर्फ रचना के बल पर जीविका नहीं चला सकता, यानी कि एज ए कैरियर को मतलब सरवाइव नहीं कर सकता जी। क्या गुजरात में स्थिति ऐसी ही है या वहां थोड़ी सी बेटर स्थिति है? नहीं, अब सोशल मीडिया आने से और ऑनलाइन पत्रिकाएं आने से बात ये होने लगी कि किताबें भी अब ऑनलाइन भी मिलती हैं, तो प्रकाशकों के लिए भी मुश्किल है। प्रकाशकों को उसको प्रकाशन करने के बाद जब बिक्री का समय आता है तो उनके लिए भी मुश्किल होता है। तो अब हिंदी की तरह गुजराती में भी ये शुरू हुआ है कि अगर आपको किताब छपवानी है तो प्रकाशक को पैसे देने पड़ेंगे। पहले ये था
मेरी किताबें जिस प्रकाशन में छपी है, गुर्जर प्रकाशन, जो गुजरात का बहुत नामी प्रकाशन है, वो आज भी मुझे रॉयल्टी दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत ही कम प्रकाशक है जो रॉयल्टी दे रहे हैं, जिनके पास मार्केटिंग है। मगर अब जो भी नए प्रकाशक आए, उनके लिए बहुत ही कठिन काम है। और कठिन काम इसलिए बन गया कि स्कूल कॉलेजों में भी इतनी सारी खरीदारी पुस्तकों की नहीं होती, और ना ही तो लोग व्यक्तिगत रूप से खरीदते हैं। और टीवी माध्यम ऐसा आ गया है, इंटरनेट आ गया है, इस वजह से लोगों को जो उसमें मिल जाता है, फिल्म हो, टीवी हो, या कहानियों पर आधारित कोई भी सीरियल हो, तो इस वजह से वो किताब खरीदकर पढ़ने वाले लोग बहुत कम हो गए। तो ये हर जगह पर है, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे देश के किसी भी कोने में हो। जी। तो जैसे मान लीजिए कि वहाँ भी यही स्थिति जो हिंदी में है कि मतलब किताब छपवाएं, या तो उनको पैसे दें या फिर हम उनसे उतनी किताबें खरीद लें, है ना? जी, बात दोनों हाँ, ये होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, उसके बाद आपकी कविताएं सुनेंगे। जी। ये बताइए कि जैसे आजकल क्या स्थिति है आजकल, हालांकि इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है या कोई मतलब उस तरह की बात नहीं हुई है, लेकिन अखबार में भी अब खुल के लिखना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं व्यंग भेजता हूँ तो उसमें संपादक जो है वो कहता है कि ये हटा दीजिए, ये वाला हटा दीजिए, ये आपने जो पैराग्राफ या लाइन लिखी है ये फलाने फलाने पर चोट कर सकता है, तो इसको हटा दीजिए। तो क्या गुजरात में भी ऐसा ही है? सर, ये सवाल एक साहित्यकार, सर ये सवाल आपने एक साहित्यकार के बदले एक पत्रकार को पूछ लिया है। आप पत्रकार भी तो है ना असल में। वही मैं कह रहा हूँ, और आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। जो भी सरकार आती है देश में, उसकी एक पॉलिसी होती है, और उस पॉलिसी के हिसाब से मैं तो साहित्यकार की ही बात करूंगा। बहुत सारे साहित्यकार। आप तो इस समय थोड़ा आपका सुपर स्थिति है, क्योंकि जी, गुजराती शासन कर रहा है पूरे देश में, तो आप थोड़ा अनुभव आपका मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, ये बात सही है कि अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर आता है। मेरे पर बहुत 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि आपको एक मैसेज मिल जाता है कि भाई आप संयम से लिखे, ये मैसेज आ जाता है। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे रचनाकार जो होते हैं या कॉलमिस्ट होते हैं, वो लोग जब लिखते हैं उसके बाद उनको जब मैसेज मिल जाता है तो वो सरेंडर कर जाते हैं, और उसके बाद वो सरकारी पुरस्कारों से उसको नवाजा जाता है। तो ये सारी चीजें, ये गेम प्लान जैसे होता है, इसी प्रकार की बात है कि अगर आप प्रामाणिकता से लिखना चाहते हैं, या हिम्मत से, हौसले से सत्य कहना चाहते हैं कि नहीं कहना चाहते, वो अलग चीज है। और दूसरा ये कि आप सरेंडर कर लो, आपको उससे फायदा होगा, कोई पुरस्कार मिल जाएगा या नाम मिल जाएगा, ये सारी चीजें तो होती है। और जो बेबाक लिखने वाले लोग हैं, पत्रकार है चाहे साहित्यकार है, उनके लिए ये मुश्किलें हमेशा आती है, मुझे भी आती है और पहले भी आ चुकी है, मगर काम करते रहते हैं बस। माना कमोबेश स्थिति पूरे देश की लगभग एक ही है, एक समान है, बिल्कुल एक समान है। चलिए, काफी अच्छी बातचीत हुई आपसे, और अब आप की कुछ कविताएं सुनेंगे। अगर छोटी होंगी तो हाँ, 4-5 कविताएं पढ़ दिएगा, लंबी होंगी तो 2-3 पढ़ दिएगा। नहीं, हम 2-3 में ही कर लेंगे। हाँ, आपको मैं बता दूं कि मैं गुजराती में मैंने कभी भी कविता नहीं लिखी। गुजराती में मैं गद्यकार के रूप में ही जाना जाता हूं, और हिंदी में ही मेरी कविताएं आई है। ये जो आपने लिखा कविता संग्रह आपका, हाँ तुम जरूर आओगी, हाँ, तो ये मतलब हिंदी भाषी किसी महिला के लिए लिखा है कि गुजराती भाषी किसी महिला के लिए? नहीं, गुजराती भाषी।
चलिए हाँ वो मुग्धता होती है की मुग्धता होती है, और उस वक्त का जो प्रेम होता है शायद वही बात होगी। यही समझ लीजिए आप। और मैं एक कविता पढ़ता हूं जो छंद मुक्त कविता है। शीर्षक है मिट्टी। मैं कुछ भी तो नहीं हूं, मिट्टी से जुड़ा हुआ हूं बस। हवा में उड़ना तो आता है मुझे, मगर मेरा गर्भनाल तो मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है। वो माँ है मेरी, और माँ से कैसे छूट पाऊंगा मैं। उसकी गंध और संस्कार, मैं कर्जदार हूं उसका। मैं कितना ही बड़ा हो जाऊं, कितना भी काम करूं, नाम कमाऊं या धन, मैं आज भी नहीं भूला। गोबर के पिंड लेकर अपने गांव के कच्चे घर की दीवारों पर मां लेप चढ़ाती थी, और नीचे खड़ा मैं उस पिंड को उछाल कर देता। उसी मां का पिंड हूं मैं, जिनकी रगों में वाराणसी की हवा थी, जिनकी रगों में वाराणसी की हवा थी। गंगा की वो उछलती हुई लहरें, दिव्य आरती का अद्वितीय सुनहरा रूप और पवित्रता थी। मैं जानता हूं कि मेरे बाबूजी छोटे से गांव से शुद्ध गुजराती शिक्षक गांधीयन, मैं आज भी बड़े गर्व से कहता हूं, और यही संस्कृति का मिलन है मुझ में। मैं उसी मिट्टी में पला बड़ा हूं, जिस मिट्टी ने गुलामी सही है, आजादी के लिए जंजीरें तोड़ी है, खून बहाकर सच्चाई और प्यार की नदियां बहाई है। इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं। सर मैं आपको बता दूं, मेरी माँ का जन्म वाराणसी में हुआ था, मगर वो 7-8 साल की थी, उसके बाद वो गुजरात चली आई। मैं आपको यहाँ बता दूं, गुजरात से मेरा भी बड़ा प्यारा संबंध है। मैं कुछ साल पहले रेगुलर वहाँ पर लेक्चर लेने जाता था। अहमदाबाद, बड़ौदा, जी महसाना एक जगह है वहाँ पर। महसाना तो एक तरह से मैं इतना रेगुलर जाता था कि लोग मुझे घरेलू लगते थे, मतलब मुझे इतना प्यार मिलता था जी। और मतलब ये तो बात है कि गुजराती लोग जो हैं वो प्रेमी लोग, इसमें तो कोई दो जी धन्यवाद सर। एक छोटी सी कविता सुना दूं बस। जैसे आपकी इच्छा है। जी, इसका शीर्षक है लम्हा लम्हा। उन पहाड़ियों से उतरती पगडंडी पर चलती हुई मध्य रात्रि को तुम चुपके से आती हो, और मैं अपने फार्म हाउस में मोमबत्ती के सहारे अपने अतीत को खंगालता हुआ कविता लिखता रहता हूं। और न जाने कब कांच की खिड़की से झांकती हुई तुम मेरे दिल में उतर आती हो, और मैं अपनी कलम को उसी अतीत में डुबोकर लम्हा लम्हा आलेखता हुआ फिर से तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी बसर करने का मन बनाता हूं। मगर देखता हूं तो मेरे एहसासों की स्याही अब बर्फ बन गई है, और तुम भी शायद ऐसा ही महसूस करती हुई लौटने लगती हो उसी पगडंडी से पहाड़ियों की ओर, जिसके उस पार अक्सर कल्पना भी नहीं पहुंच पाती। थैंक यू सर। वाह, वो वाली कविता अगर हो इस समय आपके पास, हाँ तुम जरूर आओगे, सुना दीजिए तो ये मेरा मन। हाँ वो थोड़ी सी लंबी है, मगर सुना दूं। हाँ हाँ सुना दीजिए। वो शीर्षक सुनना ये किताब है हाँ तुम जरूर आओगी। हाँ। मुझे वो सब कुछ याद है जो लम्हे तुम्हारे साथ बिताए हैं। जिंदगी की जिंदादिली, समर्पण और वह जज्बाती आंखों की चमक। मेरे आने पर तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा आज भी नजरों के सामने तैरता है, जैसे किसी झील में खिला सा कमल का फूल। क्या तुम्हें आज भी याद है? तुम्हारे होठ थिरकते थे मेरे कदमों की आहट सुनकर। तुम्हारा जीवन आदि हो गया था मेरा एक लफ्ज सुनने को बेकरार, और मैं भी तरसता था तुम्हारी मेहमान नवाजी को। कई बार वह लफ्ज मेरे होठों पर आते हैं, और फिर अचानक वही होठों पर
उसका अंतिम दम तोड़ देता है। मैं जानता हूं तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम तो जेल में रहे उस कंवल की तरह होते हुए भी अपने आप को संभाल पाई नहीं, क्योंकि जेल में तो पानी होता है, मछलियां होती है और सिवार भी। तुम शायद उसी सिवार की शिकार हो गई हो सकता है आज तुम्हारा पांव फिसल चुका हो, या एक दिन तुम्हें कोई न कोई हाथ पकड़कर जरूर उठाएगा, या फिर उसी सिवार की चिपचिपाहट से ऊब जाओगी तुम और उस बंधन को तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करोगी। हिम्मत से, नेकी से, जज्बात से। तब तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि वह तुम्हारा खुद का प्रयत्न होगा, तुम्हारी अपनी समझ होगी और तुम्हारे भीतर पड़ी वह खुददारी। जो लोग अपने आप सोचते हैं, भला बुरा भांप लेते हैं और अपने उसूलों से जीने की तमन्ना रखते हैं, वही निर्बंध होकर जीवन को पा सकते हैं। मैं तुम्हारे अंदर इंसानियत की वह लो देखना चाहता हूं जो अपने आप को समझे, संभाले और दूसरों को भी उजाला दिखाए। मैं जानता हूं मेरे अरमानों की झोली में तुम्हारी ओर से तोहफा तो जरूर मिलेगा, मगर कब, यह प्रश्न सीमा स्तंभ जरूर है, मगर मुझे इंतजार करना पड़ेगा। मुझे मालूम है न समय तय है और न तिथि, बस एक उम्मीद बांध बैठा हूं जो दूर दूर तक एक दिए की तरह टिमटिमाती हुई नजर आती है मुझे। मैं उम्मीद पर अब भी कायम हूं। हाँ, तुम जरूर आओगी, इसी दहलीज पे जरूर आओगी। हाँ, तुम जरूर आओगी। क्या बात है, क्या बात है, अच्छी कविता। जी सर। तो पंकज जी, मैं एक तो आपसे मुलाकात करके और आपसे मैं बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें जानने को मिली, समझने को मिली। सर ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे मित्रों को भी जो काफी यहाँ पर हैं उनको भी अच्छी लगी होंगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मैं भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस मंच को मुझे प्रदान किया, और मुझे पहली बार मैं ऑनलाइन इस प्रकार से आया हूँ, आपके प्यार और आशीष के कारण ही आया हूँ। आप सबका नमस्कार।